नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। यह प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। आज के एपिसोड में आइए समझते हैं कि भारत शासन के अर्धसंघीय क्वाजी फेडरल ढांचे का उपयोग कैसे करता है, जो रणनीतिक रूप से प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय जिम्मेदारियों को 3 स्तरों पर वितरित करता है: केंद्र सरकार, क्षेत्रीय राज्य और स्थानीय निकाय। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो आज का विषय है भारत का क्वाजी फेडरल ढांचा। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ इस बात की कहानी है कि इतने बड़े और विविधता वाले देश को एक साथ चलाया कैसे जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक प्रशासनिक पहेली नहीं है, ये भारत की, आप कह सकती हैं कि सामाजिक राजनीतिक हकीकत को दिखाता है। हाँ, संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। बहुत बड़ा। देखिए, संघवाद या फेडरलिज्म का जो मूल सिद्धांत है वो तो सीधा है कि सत्ता एक केंद्रीय शक्ति और राज्यों जैसी इकाइयों के बीच बटी होगी। लेकिन भारत के मामले में इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसा क्या खास है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। भारत में सरकार के दोनों स्तरों को, मतलब केंद्र और राज्य, दोनों को शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन किसी राष्ट्रीय संकट या आपातकाल के समय केंद्र को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार मिल जाते हैं। अच्छा। इसीलिए ये पूरी तरह से संघीय नहीं है। इसमें एकात्मक प्रणाली यानी यूनिटरी सिस्टम की तरफ एक झुकाव भी दिखता है। तो संविधान ने एक तरह से एक 3 स्तरीय संरचना बना दी। वो 3 सूचियां, और ये भारतीय संघवाद का दिल है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे कि रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, बैंकिंग। रेलवे भी इसी में आता है ना? हाँ, रेलवे और मुद्रा भी। इन सब पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। आप सोचिए, अगर हर राज्य की अपनी अलग सेना या करेंसी होती तो क्या होता? देश एक रहता ही नहीं। इसीलिए ये विषय केंद्र के पास है। फिर आती है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय महत्व के लगभग 61 विषय हैं, जैसे पुलिस और कृषि। हाँ, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई, ये सब। इन पर राज्यों के विधानमंडल कानून बनाते हैं, क्योंकि जाहिर है हर राज्य की अपनी जरूरतें अलग होती हैं। और एक तीसरी लिस्ट भी है जो इस रिश्ते को और भी पेचीदा बना देती है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। बिल्कुल। इसमें 52 विषय हैं। ये वो मामले हैं जिन पर राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों नजरिए जरूरी हैं। शिक्षा, जंगल, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब इसमें आते हैं। हाँ, विवाह और तलाक जैसे विषय भी इसी में हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यहाँ एक सवाल है, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में कोई टकराव हो जाए, तब क्या होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यहीं पर केंद्र का पलड़ा फिर से भारी हो जाता है। मतलब? ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य होता है। ये फिर से भारत के उस अर्धसंघीय ढांचे को दिखाता है जिसमें केंद्र ज्यादा मजबूत है। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, आप कह सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात है, कुछ खास परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। हाँ, ये असाधारण शक्तियां हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 449 कहता है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। और आपातकाल के समय भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। अनुच्छेद 250 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो,
तब संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति मिल जाती है। इसका मतलब है कि ये जो शक्तियों का विभाजन है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये काफी लचीला है, खासकर जब राष्ट्रीय हित की बात आती है। एकदम सही। कानून बनाने के अलावा प्रशासन चलाने के लिए वित्त यानी पैसा भी बहुत जरूरी है। तो केंद्र और राज्यों के बीच ये वित्तीय संबंध कैसे काम करते हैं? ये सबसे अहम और शायद सबसे जटिल पहलू है। संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक इसका पूरा ढांचा दिया गया है। जैसे विधायी शक्तियां बंटी हैं, वैसे ही कर यानी टैक्स लगाने की शक्तियां भी बंटी हुई हैं। तो केंद्र के पास कौन से टैक्स हैं? केंद्र के पास है सीमा शुल्क यानी कस्टम्स ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स और कृषि आय को छोड़कर बाकी सभी आय पर लगने वाला टैक्स। और राज्यों के अपने विशेष कर? राज्यों के पास वो टैक्स है जो सीधे तौर पर उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, जैसे कृषि आय पर टैक्स, भूमि राजस्व, प्रॉपर्टी टैक्स। शराब पर लगने वाला उत्पाद शुल्क भी शायद राज्यों के पास ही है। हाँ, मादक पेय पर उत्पाद शुल्क और मनोरंजन कर ये राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। मतलब 2017 में जीएसटी के आने से इसमें कुछ बड़ा बदलाव आया। बहुत बड़ा बदलाव। जीएसटी के आने से राज्यों की कर लगाने की स्वायत्ता पर असर तो पड़ा है, क्योंकि वैट और चुंगी जैसे कई बड़े राज्य स्तरीय कर उसमें शामिल हो गए। तो क्या इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है? ये एक बहुत बड़ी बहस है। लेकिन जीएसटी ने सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक नया मॉडल भी पेश किया है। आप जीएसटी परिषद की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जीएसटी परिषद इसकी एक मिसाल है। वहां केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्री एक साथ बैठकर फैसले लेते हैं। इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भी केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा होता है। हाँ, फाइनेंस कमीशन। और केंद्र राज्यों को अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड भी देता है, ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सके। तो अब इस पूरी व्यवस्था में कुछ अपवादों या विशेष प्रावधानों पर आते हैं जो इन नियमों को और भी रोचक बनाते हैं। हाँ, और यहीं पर भारतीय संघवाद की अनोखी प्रकृति और भी साफ होती है। जैसे कि राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। बिल्कुल, यह एक असाधारण प्रावधान है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो केंद्र सरकार उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन इस प्रावधान के दुरुपयोग की भी बहुत आलोचना होती रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसके राजनीतिक इस्तेमाल के कई उदाहरण हैं। लेकिन 1994 में एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इसके मनमाने इस्तेमाल पर एक तरह से महत्वपूर्ण रोक लगा दी। उस फैसले ने क्या बदला? कोर्ट ने साफ किया कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा के पटल पर होगा, राजभवन में नहीं। और राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर, वो है अनुच्छेद 371 और इसके अलग अलग उपखंड। हाँ, ए से जे तक ये कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं ना? हाँ, उनकी अनूठी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये दिखाता है कि हमारा संविधान वन साइज फिट्स ऑल के सिद्धांत पर नहीं चलता। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे अनुच्छेद 371A नागालैंड को उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानूनों और भूमि के स्वामित्व से जुड़े मामलों पर एक तरह की स्वायत्तता देता है। मतलब संसद का कानून वहां सीधे लागू नहीं होगा? तब तक नहीं, जब तक कि नागालैंड की विधानसभा उसे स्वीकार ना कर ले। ये नागा संस्कृति के संरक्षण की एक संवैधानिक गारंटी है। ये तो वाकई बहुत अनोखा है। इसी तरह अनुच्छेद 371J जो बाद में जोड़ा गया, वो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में अवसर प्रदान करता है। तो ये प्रावधान दिखाते हैं कि भारत का संघवाद एकता को बढ़ावा देते हुए भी क्षेत्रीय विविधता का कितना सम्मान करता है। बिल्कुल, ये इस ढांचे को कठोर नहीं बल्कि लचीला और जीवंत बनाता है। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार ये निकलता है कि भारत का शासन ढांचा एक अनूठा अर्धसंघीय मिश्रण है। इसे देश की विशाल विविधता को संभालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हाँ, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, लेकिन इसमें केंद्र की भूमिका हमेशा मजबूत रही है। और वित्तीय संबंधों के साथ साथ अनुच्छेद 365 और 371 जैसे विशेष संवैधानिक प्रावधानों ने इस ढांचे को और भी सूक्ष्म और जटिल बना दिया है। बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या? भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था की जो गतिशील प्रकृति है,
उसे देखते हुए भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या डिजिटल शासन। हाँ, या बढ़ती हुई क्षेत्रीय आर्थिक असमानता, इन सब से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को आने वाले दशकों में किस तरह विकसित होने की आवश्यकता हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है।